तो स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए थे कि जब भी हम पैकिंग क्रेडिट अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद हमें जो है पैकिंग क्रेडिट जो मिलता है, राइट। नाउ अब उस पैकिंग क्रेडिट में हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग केसेस में कैसे कैसे पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी वर्क करती है। सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी है कि सब सप्लायर भी हो सकता है इन एक्सपोर्ट, कि हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है एंड हम फर्दर उसको किसी और पर्सन को दे रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड देन हम उस चीज को सेल कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सपोर्टर है उसको क्रेडिट की जरूरत नहीं होगी पैकिंग क्रेडिट की जरूरत किसे होगी, जिसने एक्चुअली मैन्युफैक्चर करना है, जिसे हम सब सप्लायर भी कहते हैं। तो पैकिंग क्रेडिट में सब सप्लायर एंड एक्सपोर्टर ये लोग शेयर भी कर सकते हैं द क्रेडिट, ओके। ना कुछ कंडीशन होती हैं इस क्रेडिट को शेयर करने के लिए। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर जो है और जो मैन्युफैक्चरर है इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम ये वाला पार्ट जो है इसको मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरर जो है फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर क्या कर सकता है, क्रेडिट अप्लाई कर सकता है, ओके। नाउ क्रेडिट मिलेगा कैसे? बैंक को एक डिस्क्लेमर इशू करेगा। कौन इशू करेगा? एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर। उसमें वो क्या बोलेगा कि जितना पार्ट मैंने ऑर्डर का सब सप्लायर को या इस पर्सन को मैंने ट्रांसफर करा है उसके अगेंस्ट मैंने कुछ भी अभी क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं करी हुई है मार्केट से। ये डिस्क्लेमर वो इशू करेगा एंड इस डिस्क्लेमर को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर का बैंक भी साइन कर सकता है, क्योंकि अगर बैंक साइन कर देगा तो दूसरे बैंक को क्या हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी कि यस इस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑलरेडी इतने पार्ट पे क्रेडिट नहीं दिया हुआ, ताकि वो दे सकते हैं। नाउ व्हाई दिस डिस्क्लेमर इज नीडेड? बिकॉज हमें क्या अवॉइड करना है, हमें अवॉइड करना है द डबल फाइनेंसिंग। बिकॉज एक ही चीज के लिए हमसे दो दो बार पैसे ले रहे हैं तो उस चीज का तो पॉइंट नहीं है, राइट। तो बैंक विल इंश्योर कि डबल फाइनेंसिंग ना हो, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज कि सब सप्लायर जो है वो क्रेडिट लेने के लिए सिक्योरिटी क्या देगा। सिक्योरिटी में वो क्या दे सकता है, उसको जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर एक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर देगा अपने बैंक से कि आप मुझे ये सामान सप्लाई करो, आपको पेमेंट की गारंटी मेरा बैंक देता है, राइट। जैसे हमने लेटर ऑफ क्रेडिट में पढ़ा था। तो एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर जो है वो इनलैंड एलसी देकर लेकर देगा अपने सब सप्लायर को एंड सब सप्लायर वो एलसी के अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट ले सकता है, ओके। एंड देन जो सब सप्लायर का बैंक है वो पैसे किससे ले लेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर के बैंक से पैसे लेके एलसी को भी जो है यूज कर सकता है। So this is how the sharing of packing credit works between a exporter and a sub supplier. Okay. इसमें बैंक्स मेनली क्या चीज चेक करना चाहते हैं, दैट डबल फाइनेंसिंग ना हो, एक ही चीज के अगेंस्ट हमसे दो दो बारी पैसे ना ले लिए जाए एंड दिस विल ओनली बी कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ओके। आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये नहीं कि आप शिपमेंट के बाद वाला पार्ट कि मैंने एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर कह रहा है कि मैन्युफैक्चर मैंने कर दिया है एंड नाउ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दिस पार्ट आई आउटसोर्स टू समवन एल्स एंड आप उसको क्रेडिट दे दो। ऐसे ये चीज वर्क नहीं करेगी। ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दिस फैसिलिटी विल वर्क। तो ये हमारा फर्स्ट स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट स्पेशल केस आ जाता है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी हमने अभी पढ़ा था कि रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं भी है एट द टाइम, आप फिर भी उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट ले सकते हो फ्रॉम योर बैंक। आपको बैंक को क्या दिखाना पड़ेगा, दैट यू आर एन एक्सपोर्टर। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हो लेकिन उसके अगेंस्ट आपके पास करंटली ऑर्डर नहीं है, बट यू नो दैट यू आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पज ओनली एंड बैंक क्या करेगा, बैंक आपको उसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट दे देगा, ओके। तो फर्स्ट फीचर इस चीज का क्या है, दैट यू डू नॉट हैव अ प्री कंफर्म्ड ऑर्डर विद यू, फर्स्टली, राइट। सेकंड क्या है, बैंक के पास आपका ऑलरेडी एक रनिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है, एक रनिंग क्रेडिट फैसिलिटी होनी जरूरी है टू गेट अ रनिंग अकाउंट फैसिलिटी इन पैकिंग क्रेडिट। व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जब भी बैंक आपको क्रेडिट देना चाहेगा दे नीड टू नो कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं। एंड जिस पर्सन के साथ मैं ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ, आई विल नो बेटर अबाउट हिम देन समवन न्यू। तो बैंक विल इंश्योर कि हाँ इस पर्सन का ऑलरेडी मेरे पास जो है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी इसकी होनी चाहिए, कोई भी लाइन ऑफ क्रेडिट मेरे पास इसका होना चाहिए। एंड देन जब मैंने उसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दे दिया कि आपके पास अभी ऑर्डर नहीं है, इट्स ओके, आप प्रोडक्शन करो, लेकिन उसके विद इन रीजनेबल टाइम आप मुझे एक सफिशिएंट ऑर्डर ला कर दे दो कि हाँ जी आपके पास अब ऑर्डर आ गया, आप उसके अगेंस्ट गुड्स देने वाले हो। नेक्स्ट लिक्विडेशन इस केस में कैसे होगा, लिक्विडेशन सिमिलरली क्या होगा, आप देखो
नॉर्मली जब भी हमारी एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन हुई थी हमने पढ़ा था कि लिक्विडेशन जो है वो होगा ऑर्डर बाय ऑर्डर, राइट? कि एक ऑर्डर के अगेंस्ट जो पैकिंग क्रेडिट दिया है वो उसके पैसे आएंगे एंड देन दूसरे वाले के हम अ, उस अकाउंट को हम सेट ऑफ कर देंगे विद दैट प्रोसीड, राइट? लेकिन रनिंग अकाउंट फैसिलिटी में अब क्या है कि हमारे पास ऑर्डर एट प्रेजेंट है नहीं, हमने उनको इन जनरल गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रेडिट दे दिया। नाउ हाउ हाउ विल आई लिक्विडेट दीज लोन्स? हम फीफो बेसिस पे चलेंगे। जो ऑर्डर पहले आया हम पहले उसकी प्रोसीड्स को सेटल करेंगे, चाहे अब इसका मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। फीफो बेसिस क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। सो लाइक वी हैव ऑर्डर्स एंड वी हैव रियलाइजेशंस, ओके? दो पार्ट्स में होगा कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर भेजा एंड रियलाइजेशन। ऑर्डर नंबर 1 2 3 एंड रियलाइजेशन होगी 3 2 1। कि पहले मुझे ऑर्डर का नंबर आया 1 2 3 की ये मेरे पास ऑर्डर आए एंड रियलाइजेशन मुझे उल्टे ऑर्डर में आ गई कि जो लास्ट वाला ऑर्डर था उसकी पहले पैसे आ गए, सेकंड वाले के सेकंड नंबर पे ये एंड फर्स्ट वाले के लास्ट में आए, ठीक है? दिस इज हाउ द अमाउंट हैज बीन रियलाइज्ड। लेकिन सेटलमेंट कैसे होगी? सेटलमेंट ऑर्डर वाइज ऑर्डर नहीं होगी क्योंकि हमने क्रेडिट ऑर्डर वाइज नहीं दिया, हमने क्रेडिट इन जनरल दिया है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले की प्रोसीड से फर्स्ट को सेट ऑफ करेंगे, अगर कुछ पैसा बचेगा सेकंड को कर देंगे, देन सेकंड वाले से इसको करेंगे एंड फर्स्ट वाले से थर्ड की प्रोसीड को हम सेट ऑफ करेंगे। सो दिस इज हाउ द सेटलमेंट और लिक्विडेशन ऑफ दिस फैसिलिटी इज गोइंग टू वर्क, ओके? नेक्स्ट हमारे पास है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। हमने अभी पढ़ा कि प्री शिपमेंट क्रेडिट दैट इज अ पैकिंग फैसिलिटी, राइट? पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी हमारे पास आईएनआर में भी अवेलेबल है एंड फॉरेन करेंसी में भी अवेलेबल है। तो जब कोई लोन मुझे रुपीज में भी मिल रहा है, मुझे फॉरेन करेंसी में उसको लेने की क्या जरूरत है? तो इसमें दो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट। ये दोनों फैक्टर्स जो है इन दोनों को यूज करके हम नॉर्मली मार्केट में जो है अपनी पोजीशन को हेज करते हैं या अपनी पोजीशन हम एक रिस्क का एक्सपोजर लेते हैं जिससे हमें बेनिफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, राइट? सो बेसिकली फॉरेन करेंसी में हम इसलिए क्रेडिट लेना चाहते हैं ताकि हमें फर्स्टली इंटरेस्ट रेट मिल सके इंटरनेशनल मार्केट का कंपेटिटिव, राइट? बिकॉज मैं इंटरनेशनल मार्केट में डील करने जा रही हूँ, इंडिया का इंटरेस्ट रेट हायर है, बाहर वाले रेट्स लोअर होते हैं। रीजन बीइंग वहां की करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए वहां के रेट्स जो है वो कम होते हैं, इसलिए फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट कंपेटिटिव चाहते हैं। सेकंड ये होता है जब भी मैं फॉरेन करेंसी में लोन लेती हूँ तो उसका मुझे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बेनिफिट हो सकता है। मैंने आज लोन लिया, आज यूएस डॉलर जो है इज $1 is for 80 rupees, let's just say. But I'm expecting कि by the time I'm going to repay this loan, okay, तब क्या होगा, यूएस डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल को डॉलर का प्राइस गिरने वाला है अगेंस्ट रुपी, तो मैं क्या करूंगी, डॉलर में लोन ले लूंगी ताकि मुझे रुपीज में पैसे जब आए तब तो ज्यादा आए एंड जब मैं रीपे करूं तब मुझे कम रीपे करना पड़े। सो दिस इज हाउ दिस वर्क, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्बिट्राज। ये हमारी एक तरह की आर्बिट्राज भी होता है, उसका बेनिफिट लेने के लिए भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो फॉरेन करेंसी के लोन्स में डील करते हैं। दो बेनिफिट हमें हमेशा मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट पे आप इंडिया से लोन लोगे एंड जिस रेट पे आप फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री से लोन लोगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। एंड सेकेंड इज अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। इन दोनों के बेनिफिट लेने के लिए आपको अलाउड है दैट यू कैन टेक प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, ओके? नाउ रेट्स क्या वर्क करते हैं इफ यू वांट टू टेक अ फॉरेन करेंसी क्रेडिट? दीज आर जनरल रेट्स लाइक लाइबर, यूरो, लाइबर, यूरिबोर, ठीक है? ये नॉर्मली क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट के एवरेज रेट्स होते हैं, अभी इसके बारे में हम फर्दर स्टडी भी करेंगे। तो ये इन रेट्स के ऊपर आप कोई भी लोन ले सकते हो, ओके? सो नॉर्मली जो भी फॉरेन करेंसी में क्रेडिट मिलता है ये एक नॉर्मल टेन्योर पे मिलता है। नॉर्मल टेन्योर हमारे क्या होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इस तरह के स्टैंडर्ड पीरियड जो है अलाउड होते हैं वहां पे, उसी पीरियड्स में आपको ये लोन मिलेगा, ओके? अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड पीरियड में अलाउ करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टैंडर्ड है 1 2 3 6 12, राइट? बट मुझे लोन चाहिए फॉर 7 मंथ्स, ओके? तो वन थिंग दैट नीड टू बी इंश्योर्ड इज कि अगर 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, लेट्स जस्ट से, तो 7 7 महीने वाले लोन का रेट 13 से ज्यादा नहीं हो सकता,
ओके, बिकॉज अगर मैं 7 महीने का लोन ले रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली कम रेट पे मिलना चाहिए क्योंकि मैं कम पीरियड के लिए लोन ले रही हूँ। तो दिस थिंग नीड टू बी इंश्योर्ड कि आपका अगर अपर लिमिट वाला जो रेट है उससे आपका रेट कम ही होना चाहिए अगर आप नॉन स्टैंडर्ड पीरियड पे लोन ले रहे हो। So this was all about your pre-shipment credit in foreign currency. Okay. अब प्री शिपमेंट क्रेडिट में आप इसलिए भी ले सकते हो अगर आपने फॉरेन मार्केट से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होगी। आप फॉरेन करेंसी का लोन भी उसके लिए ले सकते हो। सो दीज वर द स्पेशल केसेस जो हमने डिस्कस करे हैं। अब आता है मैक्सिमम पीरियड फॉर पोस्ट क्रेडिट पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। इसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है? हमने इससे पहले डिस्कस करा था कि 360 डेज का आपको पीरियड अलाउ होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया दैट मैक्सिमम 360 days window is allowed for पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। उसके बाद इसमें कुछ फर्दर कंडीशंस दी है जो हम एक बाय एक करके डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे द पीरियड ऑफ पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि 360 डेज के लिए आपको ये क्रेडिट मिलेगा। नाउ ये 360 डेज जो है ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं। इसकी सेम कंडीशन है जो कि हमने पैकिंग क्रेडिट इन आईएनआर पढ़ा कि आपको पहले 90 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा, देन फर्दर 90 डेज का मिलेगा। सिमिलर कंडीशन जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। फर्स्ट थिंग डन। सेकंड थिंग इज कि अगर आपको पैकिंग क्रेडिट हमने दिया है एंड आप उसके बाद एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो विद इन 360 डेज, 360 डेज तक भी आपने एक्सपोर्ट अगर नहीं करा है तो आपको जो फॉरेन करेंसी में जो बैंक ने लोन दिया है बैंक क्या करेगा, बैंक उसको एडजस्ट कर लेगा एट टीटी सेलिंग रेट ऑफ द कंसर्न्ड करेंसी एंड आपको आईएनआर में आपकी लायबिलिटी बता देगा। नाउ रीजन बिहाइंड दिस इज कि बैंक ने हो सकता है बैंक ने भी फर्दर फॉरेन ओवरसीज बैंक से अपना लोन लिया हो, राइट। अगर उसने ओवरसीज बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसको रीपे करना पड़ेगा एंड 360 डेज से ज्यादा करोगे इट मींस देयर इज अ रिस्क कि आप शायद अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना कर पाओ। तो बैंक क्या करेगा, बैंक टीटी सेलिंग रेट के ऊपर आपको आईएनआर में लायबिलिटी बता देगा एंड अपना जो ओवरसीज उसने लोन लिया हुआ है उसको वो क्या कर देगा, उसको सेटल कर देगा ताकि बैंक का जो है रिस्क वो कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर एक्सटेंशन आपको 180 डेज तक की देनी है तो उसमें क्या है कि बैंक क्या कर सकता है, बैंक अपनी मर्जी से रेट्स लगा सकता है बट अगर उससे ज्यादा की एक्सटेंशन है देन दे हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियड रिलेटिंग टू पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। तो हमने ये डिस्कस करा कि जब भी आप फॉरेन करेंसी में आप लोन लोगे तो आपके पास दो रिस्क होंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड अदर वन इज द करेंसी रिस्क, राइट। तो जो भी आपका ये रिस्क होगा क्रॉस करेंसी का, स्वैप रेट का, जो भी रिस्क है ये एक्सपोर्टर बेयर करेगा, बैंक जो है इस रेट रिस्क को बेयर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कि बैंक जो है आपको फॉरेन करेंसी में रनिंग अकाउंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है इफ यू हैव गुड क्रेडिट स्कोर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज इन लाइन। ओके, नेक्स्ट इज कि जब भी बैंक आपको पैकिंग क्रेडिट देगा, पैकिंग क्रेडिट का पर्पस क्या है कि बैंक कंसेशनल रेट पे आपको कोई क्रेडिट दे रहा है तो बैंक विल इंश्योर कि आप एक्सपोर्ट के लिए ही उसको यूज करो बिकॉज कंसेशनल रेट आपको सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। तो बैंक विल हैव टू मॉनिटर द यूज ऑफ द फंड्स। नाउ फॉरेन करेंसी में लोन देने के लिए बैंक क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकता है, तो उसमें देखो सबसे पहले क्या आता है कि बैंक के पास ईएफसी अकाउंट होते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। ओके, सो जो भी बैंक के पास ईएफसी अकाउंट होते हैं बैंक उनको क्या कर सकता है, उनमें जो बैलेंस पड़ा है उस चीज को यूज कर सकता है। सेकंड इज की कोई रेजिडेंट हो सकते हैं जिन्होंने फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोला हुआ है, या कोई नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं जिन्होंने हमारे बैंक के पास फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोला हुआ है, या बैंक के पास कुछ एस्क्रो में फंड्स पड़े हो सकते हैं, राइट। कि एस्क्रो अकाउंट में लोग फंड्स रख देते हैं। नाउ बैंक कैन यूज दोज फंड्स अगर बैंक को लगता है कि बैंक एस्क्रो वाले फंड की जो अमाउंट रिक्वायर्ड है जब उसकी सेटलमेंट होगी बैंक अब उसको प्रॉपरली पे कर पाएगा। अगर बैंक को ये श्योरिटी है तो बैंक वो फंड्स को यूज कर सकता है। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर बैंक विल गेट फॉरेन करेंसी। ओके, या बैंक क्या कर सकता है, बैंक खुद भी ओवरसीज लोन लेकर भी आपको पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी दे सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। अब एक चीज रहती है द स्प्रेड बिटवीन बोरिंग रेट एंड लेंडिंग रेट। स्प्रेड बिटवीन बोरिंग रेट एंड स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड इज बेसिकली डिफरेंस। स्प्रेड मीन्स डिफरेंस जो आप बोरो कर रहे हो। मान लो जब आप बोरो कर रहे हो, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा दैट फॉरेन एक्सचेंज का रेट
इंटरेस्ट रेट, फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट एंड इंडिया का इंटरेस्ट रेट, इनमें काफी डिफरेंस होता है। तो लेट्स जस्ट से कि फॉरेन करेंसी में जब मैंने लोन लिया, किसने, बैंक ने, तो उसको रेट पड़ा 4% पर एनम। लेकिन उसने जब आगे लेंड करा इन आईएनआर, आईएनआर में उसने सेम अमाउंट के ऊपर, सेम पीरियड के ऊपर जो रेट चार्ज करा दैट इज 12%। तो इसमें 8% क्या हो गया, स्प्रेड बिटवीन द रेट्स। नाउ बैंक के अपने डिस्क्रेशन पे है कि बैंक स्प्रेड कितना चार्ज करना चाहता है फ्रॉम द कस्टमर, इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है। बैंक देखेगा कि उसकी रिटर्न कितनी बढ़िया हो सकती है, वो कितना रिस्क ले सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स बैंक जो है स्प्रेड अपना डिसाइड कर सकता है। ओके, तो हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब इससे अगला स्पेशल केस है हमारे पास पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। हमने अभी पढ़ा कि जब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा, आपने फॉरेन कंट्री में आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, एंड देन उस केस में आपको जो है क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है कि एक्चुअली में आप फॉरेन कंट्री में आप गुड्स को ट्रांसफर नहीं करने वाले हो, इट्स अ डीम्ड एक्सपोर्ट। जो हम पढ़ेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है, उस केस में भी आपको पैकिंग क्रेडिट दिया जा सकता है। पैकिंग क्रेडिट इज गोइंग टू बी द सेम कि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करके भेजने हैं या आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपको जो भी आपकी कॉस्ट लगनी है वो बैंक क्या करेगा, फाइनेंस करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप एक्चुअली में बाहर गुड्स नहीं भेज रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है। डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है कि फॉरेन कंट्री में टेंडर आपको मिला है। ओके, कोई भी हमारी हमारी कंट्री के डिपार्टमेंट्स को फॉरेन कंट्री से कोई टेंडर मिला है, एंड द टेंडर विल पे इन फॉरेन एक्सचेंज, हमें बाहर की करेंसी में पैसे आने वाले हैं। ओके, एंड टेंडर हमें नहीं मिला है, किसे मिला है, टू सम डिपार्टमेंट और टू सम स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेन ट्रेड में ही डील करते हैं। ओके, अब उनको जो टेंडर मिला है उस टेंडर के लिए गुड्स हम भेज रहे हैं, उनके वो सामान हम भेज रहे हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज कॉल्ड डीम्ड एक्सपोर्ट, कि हम सामान एक्चुअली उन इंस्टीट्यूशंस को भेज रहे हैं, लेकिन ये हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है डीम्ड एक्सपोर्ट में, अगर आपको बताओ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, एससीजी जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या होता है कि वो इंडस्ट्री एक स्पेशल जोन गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर देती है कि उस जोन में जो भी इंडस्ट्री होगी उनका मेन फोकस क्या है कि हमने एक्सपोर्ट करना है सामान, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो गुड्स हो, राइट। तो एससीजीज का मेन फोकस क्या होता है कि हमने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने ये जोन डिक्लेयर करे, उनको टैक्स बेनिफिट देते हैं एंड अदर बेनिफिट्स वो देते हैं। नाउ जब इंडिया का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उस एससीजी को भी सामान भेजता है, तब भी यही माना जाता है कि उसने क्या करा है, एक्सपोर्ट। चाहे उस पर्सन ने एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं करा, लेकिन हम क्या मानते हैं कि उसको एक्सपोर्ट करा है, बिकॉज एससीजी में जो यूनिट लोकेटेड है उसका मेन पर्पज क्या है कि गुड्स को एक्सपोर्ट करना, तो उस चीज को भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो विद दिस वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑन व्हाट डीम्ड एक्सपोर्ट एक्चुअली इज। तो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आपको पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी जो है दी जा सकती है। इसमें मैक्सिमम पीरियड आपको लेकिन 30 डेज का ही मिलेगा। 30 डेज का क्यों मिलेगा, क्योंकि सामान आपका बाहर नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम होगा। बाहर सामान जाना होता है उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ज्यादा है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन का आपका इतना टाइम नहीं आएगा, आपका रियलाइजेशन जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए पीरियड जो है वो कम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इसकी जो रीपेमेंट है आपके ईएफसी के बैलेंस से भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जब रियलाइज होगा वहां से आप तभी भी रीपे करो, अगर आपको आपके पास बैलेंस पड़ा है तो आप तभी जो है रीपे कर सकते हो। सो दिस वाज पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आया था पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विस क्या होता है कि आप जो है गुड्स नहीं बाहर भेज रहे हो, आप उनको टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, आप यहीं पे बैठ के अपना बाहर सर्विस भेज रहे हो। अब सर्विस के केस में भी आपको पैकिंग क्रेडिट क्यों रिक्वायर्ड होगा, आपने कोई सामान तो भेजने नहीं, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो लगनी नहीं है, फिर आपको क्रेडिट किस बात का चाहिए। तो पैकिंग क्रेडिट यहाँ पे किस पर्पज के लिए यूज होगा, मैंने मान लो मेरी सॉफ्टवेयर की एजेंसी है, राइट, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना के यूएसए में भेजना है। अब यूएसए की कंपनी में जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए मुझे टेक्निकल पर्सन चाहिए, मैं न्यू पर्सन को हायर करूंगी, उन पर्सन को हायर करने की कॉस्ट को कवर करने के लिए भी पैकिंग क्रेडिट मुझे मिल सकता है। सो अगर मैं कुछ टेक्निकल सर्विस के लिए, कुछ कंसल्टेंसी के लिए लोन ले रही हूँ कि मैंने
सर्विस बाहर एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी मुझे मिल सकता है, जिसे क्या कहते हैं पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। ये जो सारे स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, दिस केसेस आर बेसिकली कि जैसे जैसे ट्रेड एडवांस होता है हमें अलग अलग केसेस पता लगते हैं, अलग अलग मार्केट की नीड्स पता लगती है, उस अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट जो है हम कस्टमाइज अपना करते रहते हैं, राइट। अब लास्ट पार्ट आ गया दैट एडवांस अगेंस्ट चेक्स ड्राफ्ट रिसीव्ड एडवांस पेमेंट। अगर आपको कुछ भी ड्राफ्ट बिल आपको मिला है, राइट, या आपको कोई चेक मिला है एडवांस में, लेकिन आप उस चेक की कंडीशन क्या है कि आप उसको रियलाइज तब करवा सकते हो जब आप सामान को एक्चुअली क्या कर दोगे, भेज दोगे। आप उस एडवांस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब आप एक्चुअली सामान भेजोगे तो उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट बैंक आपके बिहाफ पे रियलाइज कर लेगा एंड लोन के अमाउंट को क्या कर लेगा, सेटल कर लेगा। सो दिस इज द एडवांस अगेंस्ट चेक, एडवांस अगेंस्ट एडवांस्ड चेक और ड्राफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमारे स्पेशल केसेस कवर हो गए हैं। इसके बाद है लिबोर, जो कि हमने अभी ऊपर रेट्स पढ़े थे कि अगर आप फॉरेन करेंसी में रेट लोन लेते हो तो आपके ऊपर रेट्स कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेट लेबोर, बट अभी लेबोर जो भी है ये चीज भी अबॉलिश कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। जो पहले मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेट होता था लेबोर, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे एसओएफआर यूज होता है, बट अभी हमारे जो करिकुलम में है हम लिबोर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिबोर है क्या? लिबोर एक लंदन में एक बैंक्स का पैनल है जिसपे सारे जो कि उनके मेन बैंक्स हैं वो मेंबर्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो अपना डेली कोड बताते हैं। बेसिकली 20 बैंक का पैनल है मान लो, ठीक है। अब ये 20 बैंक क्या करेंगे, इन 20 बैंक से हम कोट लेंगे कि अगर आपको 1 महीने का लोन लेना है तो आप उसमें कितना कितना रेट चार्ज करोगे, अगर आपको 3 महीने का लोन देना है आप उस पर कितना कितना रेट चार्ज करोगे। ऐसे उनसे हम रेट्स पूछते हैं, एंड यही रेट्स का हम एवरेज कर देते हैं, एंड दैट इज द लिबोर रेट। ओके, फॉर 1 मंथ फॉर 2 मंथ्स जो जो पीरियड के लिए एवरेज निकाली है उसका हम लिबोर रेट बोल देते हैं। सो बेसिकली ये जो है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिबोर में होता क्या क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबोर में एक चीज और कवर होती है, द आईसीई लेबोर, दैट इज द इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लेबोर। लेबोर पहले क्या था, लंदन के बैंक्स का इंक्लूडेड था, बट उसमें फिर उन्होंने फर्दर इंटरकॉन्टिनेंटल बैंक भी इंक्लूड कर लिए तो उसे आइस लेबोर भी बोल देते हैं। तो लेबोर भी यूज होता है एंड आइस लेबोर भी यूज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज रेट दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें बेसिकली करते क्या है कि 18 बैंक्स का पैनल बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ में 20 बता दिया, बट एक्चुअली दिस इज द बैंक पैनल ऑफ 18 बैंक्स। वो बैंक अपना कोट देंगे कि हम 1 मंथ पे हम क्या रेट लगाएंगे, हम 3 मंथ पे क्या रेट लगाएंगे, हम 6 मंथ पे क्या रेट लगाएंगे, एंड देन उसमें से मेरे पास 18 कोट्स आ गए हैं, उसमें मैं फर्स्ट फोर एंड लास्ट फोर ये क्या कर दूंगी, इग्नोर कर दूंगी। कोट्स मेरे पास आए, कोस्ट कोट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, सबसे कम वाले चार सबसे हाईएस्ट वाले चार को इग्नोर कर दिया। अब जो बाकी 10 बचे हैं, राइट, 10 बचेंगे मेरे पास, इन 10 का एवरेज ले लेंगे, एंड जो भी एवरेज रेट आएगा दैट विल बी द लेबोर रेट उस दिन का या उस पीरियड का। सो दिस इज हाउ द रेट इज कैलकुलेटेड। लेबोर बेसिकली यूएस डॉलर में कॉमनली यूज होता है, बट उसके अलावा ये और भी करेंसीज में आता है, जैसे यूरो, फ्रांस की करेंसी होगी, या फिर येन हो गया, जापानीज येन या पाउंड, इनमें भी ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हमने ये बता दिया कि लेबोर जो है 7 टेन्योर 7 पीरियड्स के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, एंड ओवरनाइट रेट भी होता है कि अगर आपको एक सिर्फ एक दिन के लिए लोन लेना है तो उसके ऊपर भी आप क्या रेट चार्ज करने वाले हो। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले क्या है, 3 मंथ एंड 6 मंथ लेबोर। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेबोर। नाउ वी कैन मूव अहेड. And with that, our pre-shipment finance chapter is over. Now next we will discuss the post-shipment finance की जब हमने फाइनेंस कर दिया उसके बाद हमारे प्रोसीड्स को हमने रिकवर करने के लिए हम अगर लोन ले रहे हैं तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। सो इससे पहले हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने लिया अबाउट द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि किस किस टाइप का पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है। तो यहाँ पे हमें 6 टाइप्स दिए हुए हैं, एंड उसमें से कुछ टाइप्स आप जब पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि ये हमने ऊपर पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे क्या फर्क है कि हम उनको एक बारी दोबारा से डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे कि क्या किस किस टाइप का फाइनेंस है एंड उसमें क्या क्या चीजें हमने देखनी होती हैं। ओके,
तो सबसे पहला जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है दैट इज एक्सपोर्ट बिल परचेज या डिस्काउंट. नाउ दिस इज सिमिलर टू द बिल्स ऑफ डिस्काउंट दैट आर परचेज बाय बैंक. नॉर्मली हमारे, अगर मैं आपको नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेड को हम साइड रख दें एंड मैं आपको नॉर्मल सिनेरियो में समझाऊं कि ये ट्रांजेक्शन कैसी होती है, तो हम एक कमोडिटी को सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा रिसीवेबल खड़ा होता है, हमें एक बिल ड्रॉ कर देते हैं बायर के ऊपर कि आप हमें इतने अमाउंट पे करोगे, एंड हम एक क्रेडिट पीरियड उसको दे देते हैं, 30 डेज 60 डेज कोई भी क्रेडिट पीरियड हम उसको दे देते हैं. राइट नाउ अगर उस क्रेडिट पीरियड के दौरान मुझे अमाउंट चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, आई विल गो टू द बैंक एंड आई विल सेल दैट बिल टू द बैंक. एंड देन बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे उस बिल के अगेंस्ट अमाउंट पे कर देगा उसी टाइम पे. अगर मेरा मान लो कोई मेरा बिल है 90 डेज का, मुझे 90 डेज के बाद पेमेंट आनी है, बट मैं बैंक के पास गई, बैंक ने मुझे, मैंने बैंक को बिल सेल कर दिया एंड बैंक ने मान लो मुझे 90% पे वो बिल बेच दिया या 95% पे वो बिल बेच दिया. मीन्स जितनी अमाउंट में रिसीवेबल थी उसका 90% या 95% बैंक ने मुझे क्या किया, उसी टाइम पे दे दिया. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जब मैंने बैंक से पैसे ले लिए एंड बिल मैंने बैंक को बेच दिया, अब रिसीवेबल का राइट किसके पास ट्रांसफर हो गया, बैंक के पास ट्रांसफर हो गया. अब बैंक के पास अथॉरिटी है कि बैंक आपके बार के पास जाके जब 90 दिन कंप्लीट हो गए तो बैंक अपनी कलेक्शन कर सकता है. दिस इज हाउ द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट डिस्काउंटिंग, बिकॉज हमने एक डिस्काउंट पे बैंक से अमाउंट रियलाइज कर लिया, हमने एक डिस्काउंट के ऊपर बैंक को ये बिल को बेचा है, यानी कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट. तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. एंड परचेज ऑफ बिल भी यही होता है कि बैंक हमसे क्या कर रहा है, बिल परचेज कर रहा है. यही चीज जब हम एक्सपोर्ट बिल्स के साथ करते हैं तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग. ओके, तो ये चीज पता लगी कि फाइनेंस की जो अरेंजमेंट है वो वर्क कैसे करेगी. तो सबसे पहले नंबर पे हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में बिल ड्रॉ होता है सामने वाले पर्सन के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट हम बैंक से एडवांस ले सकते हैं. ठीक है, इसकी कंडीशन है क्या है कि बैंक आपको तभी इसके अगेंस्ट एडवांस देगा जब आपकी ऑलरेडी बैंक के साथ कोई क्रेडिट लिमिट या कोई क्रेडिट सैंक्शन है बैंक से. वाई, सेम रीजन जो हमने ऊपर भी डिस्कस करा कि बैंक को उससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बेटर पता रहेगी, एंड व्हेन ही नोज योर क्रेडिट वर्दीनेस बेटर, उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो वो आपको फाइनेंस कर सकता है, रादर देन अ कंप्लीटली न्यू बैंक जिसको आपके अभी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, उसको आपका पास्ट रिकॉर्ड इतना उसके साथ बैंक के साथ इस्टेब्लिश नहीं है. तो प्रॉपर लिमिट जब सैंक्शन होगी तब बैंक आपका बिल डिस्काउंट कर देगा इजिली. एंड बिल्स में हमने पढ़ा है कि दो तरह के बिल हम इश्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट रिवाइज करें अगर हम, तो क्या था कि जब आप पे करोगे तब हम आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट देंगे. डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या था कि जब आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी ऑब्लिगेशन को तब हम आपको जो है एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे. राइट, तो इन्हीं दोनों बिल्स को हम क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं. अब जो बैंक है उसके रिस्क जो है वो वेरी कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिल दैट यू आर डिस्काउंटिंग. इफ इट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल, तो उस केस में बैंक का जो रिस्क रहेगा दैट विल बी लोअर, बिकॉज आप अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट पहले दे रहे हो, बैंक उसको पेमेंट एडवांस में दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि बायर को डॉक्यूमेंट तभी देने हैं जब पैसे आएंगे. अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी फिर भी गुड्स के ऊपर कंट्रोल रहता है. राइट, तो इस केस में रिस्क कम होता है रादर देन अगर डॉक्यूमेंट ऑफ अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो तो वहां भी हमारा रिस्क जो है ज्यादा रहेगा. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस विच इज export bill purchase या discount. Second type of post shipment finance is export bill negotiated. Now negotiated अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि बिल को हम परचेज करें या डिस्काउंट करें, एंड नाउ वी आर स्टडिंग दैट एक्सपोर्ट बिल्स आर बीइंग नेगोशिएटेड. अब ये नेगोशिएटेड कब होते हैं, जब ये बिल्स के अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड. जब भी एक बिल के पीछे लेटर ऑफ क्रेडिट की बैकिंग रहती है तो उस केस में क्या होता है कि उस बिल की रिस्क वर्दीनेस, उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है. इसलिए ये बिल्स को जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट बिल को नेगोशिएट करना, क्योंकि एलसी में भी हम क्या करते हैं, एलसी को नेगोशिएट करते हैं. तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि इसमें रिस्क कम होता है. सेकेंडली
टर्म जो है, बैंक कभी भी जब एलसी इशूड अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को फाइनेंस करता है तो उसमें बैंक हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ता है, ताकि अगर मैं आज एलसी को नेगोशिएट करके पैसे दे रहा हूँ इस एक्सपोर्टर को, तो कल को मुझे इशूइंग बैंक से पैसे रिकवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसके लिए बैंक क्या करता है, टर्म्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ता है। ठीक है, अब इस केस में बैंक के हमेशा दो रिस्क रहते हैं। फर्स्ट इज रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एंड सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री रिस्क। रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस क्या होता है कि अगर मान लो बैंक ने फाइनेंस कर दिया एक्सपोर्टर को एलसी के अगेंस्ट, लेकिन कल को एक्सपोर्टर जो है वो फेल हो जाता है टू ट्रांसफर दी गुड्स, या इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर अपना पार्ट परफॉर्म करने में जो है फेल हो जाता है। कोई भी पार्टी अगर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने में फेल हो जाती है तो क्या होगा, इशूइंग बैंक विल रिफ्यूज टू पे अगेंस्ट द एलसी। तो ये रिस्क कौन फेस करता है, द नेगोशिएटिंग बैंक। अगर आपको याद हो एलसी में हमने एक पार्टी पढ़ी थी, द नेगोशिएटिंग बैंक, जिसके पास एक्सपोर्टर जाता है बिल को डिस्काउंट कराने, राइट। तो वो बैंक मेजर रिस्क क्या फेस करता है कि अगर एक्सपोर्टर ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को फेल कर दिया फॉलो करने से, उसकी अमाउंट जो है वो रिसीवेबल, उसकी अमाउंट रिस्क में आ जाएगी। इसलिए हमेशा नेगोशिएटिंग बैंक ये भी इंश्योर करेगा कि एक्सपोर्टर टर्म्स को अच्छे से फॉलो करे। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री रिस्क। जो बैंक नेगोशिएट कर रहा है एलसी के अगेंस्ट, आपको अमाउंट पे कर रहा है, उसकी एक और रिस्क रहती है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री रिस्क। अब ये रिस्क में क्या होता है कि आपका एक्सपोर्टर जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है वो डॉक्यूमेंट्स एज पर द कंडीशंस है भी या नहीं इशूइंग बैंक के। बिकॉज अगर इशूइंग बैंक की कंडीशन के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि इशूइंग बैंक कैन रिफ्यूज, क्योंकि उसको लगेगा कि डॉक्यूमेंट मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, एंड वो क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा टू पे द अमाउंट। तो इन दोनों केसेस में इशूइंग बैंक मना कर सकते हैं। तो ये रिस्क हमेशा नेगोशिएटिंग बैंक का रहता है, एंड नेगोशिएटिंग बैंक विल ऑलवेज इंश्योर कि वो स्टेप्स ले इनके अगेंस्ट, ताकि ये रिस्क उसके मिटिगेट हो सके, रिस्क हमेशा जो है ये लोएस्ट पे रख सके। ओके, तो दिस वाज सेकंड एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। दिस वाज नथिंग बट द स्टेप ऑफ एलसी, जहां पे एक्सपोर्टर जाकर अपना नेगोशिएटिंग बैंक से क्या करवा रहा है, एलसी को नेगोशिएट करवा रहा है, ये वो पार्ट है। ओके, अब थर्ड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में हमारा नेक्स्ट आ जाता है बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस क्या होता है। जब भी एक्सपोर्टर गुड्स भेजता है एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कंडीशन लगा देता है कि डॉक्यूमेंट हम आपको तब देंगे जब आप हमें अमाउंट पे कर दोगे, दैट इज अ बिल सेंड ऑन कलेक्शन बेसिस, राइट। इसमें ये डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर कब यूज करेगा, जब एलसी उसकी क्या है, फुली यूटिलाइज हो चुकी है। क्योंकि अगर एलसी है तो एक्सपोर्टर के पास ये कंडीशन नहीं बचती कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करे, राइट, क्योंकि उसको एलसी की गारंटी रहती है। लेकिन जिस केस में एलसी फुली यूटिलाइज हो चुकी है, उस केस में एक्सपोर्टर किस चीज को ऑप्ट करता है, बिल सेंडिंग बिल्स ऑन कलेक्शन बेसिस। तो उस केस में हमारा ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का ऑप्शन आता है। या कभी कभार क्या होता है कि एलसी के अंडर जो कंडीशंस हैं एंड जो बिल हमने ड्रॉ करा है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई है, एंड द बिल दैट वी हैव ड्रॉन इज नॉट एलिजिबल टू विदड्रॉ अमाउंट अगेंस्ट एलसी। एलसी के अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते हो। उस केस में भी फिर एक्सपोर्टर के पास क्या ऑप्शन बचता है, टू सेंड द बिल्स ऑन कलेक्शन बेसिस टू ड्रॉ अ बिल ऑन द एक्सपोर्टर, राइट। या कभी कभार क्या होता है कि एक्सपोर्टर खुद अपनी फॉरेन करेंसी पोजीशन को स्पेकुलेट करना चाहता है, अपने रिसीवेबल को स्पेकुलेट करना चाहता है, तो उस केस में भी वो बिल ऑन कलेक्शन बेसिस सेंड कर सकता है। तो ये हमने सर्कमस्टांसेस देखे हैं कि किस किस सर्कमस्टांस में एक्सपोर्टर जो है बिल्स ऑन कलेक्शन बेसिस सेंड करेगा। ओके, नाउ बैंक अलाउ कर देता है टू सेंड द एक्सपोर्टर टू सेंड बिल ऑन कलेक्शन बेसिस, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इस केस में बैंक उनको एडवांस भी दे सकता है अगेंस्ट द बिल ऑन कलेक्शन बेसिस। इंटरेस्ट क्या चार्ज रहेगा, इंटरेस्ट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बिल इशूड। वी नो दैट टू टाइप ऑफ बिल आर इशूड, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में हमारा मेन क्रेडिट पीरियड क्या रहता है, द ट्रांजिट पीरियड, जो मैंने ऊपर भी आपको समझाया था, द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। आई होप आई डोंट नीड टू रिपीट दैट, ठीक है। तो द ट्रांजिट पीरियड विल बी द पीरियड फॉर इंटरेस्ट, एंड इन केस ऑफ यूजेंस बिल हम वो ट्रांजिट पीरियड में ऐड कर देंगे क्या, द क्रेडिट टर्म दैट हैज बीन अलाउड टू द बायर, राइट। ओके, तो ट्रांजिट पीरियड जो है, ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट कहां से होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ट्रांजिट पीरियड आपका जब आप बैंक को डॉक्यूमेंट दे देते हो फॉर कलेक्शन,
तब से स्टार्ट होएगा, ना कि उस दिन से जिस दिन से बैंक ने आपको एडवांस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस बैंक से डील कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए, मान लो ऑन 10th of April, ठीक है, आपका अमाउंट रियलाइज होनी थी लेट्स से 30th April को, यूजर्स मिला हमारा। नाउ आपका ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम दिस 10th of April, ना कि मान लो आपने अगर अपने बैंक से डिस्काउंट कराई अमाउंट ऑन 20th of April, तुम ये नहीं कहेंगे कि 20 तारीख को आपने लोन लिया एंड 20 से लेकर 30 तारीख तक आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब तक लगेगा? 10 से लेकर 30 तारीख तक का, दैट इज द एलिजिबल ट्रांजिट पीरियड। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज अगर हम नॉर्मली सोचें कि आपको अगर ये दो डेट्स दे दी जाए कि बैंक को डॉक्यूमेंट्स आपने 10 अप्रैल को दिए हैं लेकिन आपने एडवांस जो है वो 20 तारीख को लिया है, तो हम यही नॉर्मली सोचेंगे कि 20 तारीख से ही इंटरेस्ट लगेगा। बट इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम 10th April itself, दैट इज अ डेट ऑन विच यू हैव सेंड द डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा पॉइंट खत्म होता है, दैट इज एडवांस्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड ऑन कलेक्शन बेसिस। अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपोर्ट एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अगर हम कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको जो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है बैंक कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंसाइनमेंट बेसिस पे क्या होता है कि बैंक का कोई भी पर्सन है वो गुड्स भेज देता है बाहर एक पार्टी को, दैट इज द कंसाइनी। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर सीधा बायर के साथ नहीं डील कर रहा है, एक्सपोर्टर ने गुड्स किसको भेजे हैं? टू एन एजेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसाइनी। एक्सपोर्टर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है एंड कंसाइनी फर्दर जो है किससे डील कर रहा है? इंपोर्टर से, बायर से डील कर रहा है, राइट। इस केस में भी एक्सपोर्टर को एडवांस हम दे सकते हैं, ठीक है, उसकी हम कंडीशन अभी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चीज जो है इस केस में रिस्क किसका होता है? हमेशा एक्सपोर्टर का होता है। जब भी कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स जा रहे हैं तो रिस्क कंसाइनी का नहीं होएगा, रिस्क किसका रहेगा? एक्सपोर्टर का ही रहेगा। अगर कल को अमाउंट कलेक्ट नहीं होती तो एक्सपोर्टर जाके कंसाइनी से नहीं अब कह सकता कि मैंने तो गुड्स तुझे भेजे थे। ओके, रिस्क हमेशा किसका रहेगा? एक्सपोर्टर का ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोट, बिकॉज रिस्क किसके पास है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है इन फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है, जैसे ही बायर पेमेंट करेगा टू द कंसाइनी और टू द एजेंट, देन वो पेमेंट किसको करेगा? रिमिट टू द एक्सपोर्टर। सो दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू वर्क, राइट। अब जो ओवरसीज का बैंक ब्रांच है, जो बैंक ब्रांच है ये क्या करेगा? ये एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर देगा अगेंस्ट द अमाउंट रिसीवेबल ऑन गुड्स सेंड ऑन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसको चाहिएगा, जो भी एक्सपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट बैंक को दे देगा एंड बैंक उसके अगेंस्ट उसको फाइनेंस कर देगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल ही चार्ज होगा, इस केस में कुछ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होने वाला। एंड इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम लिमिट आपको दे दी गई है कि 365 डेज के अंदर आपकी जो अमाउंट रिकवर हो जानी चाहिए एंड द होल ट्रांजेक्शन शुड रैप अप विद इन 365 डेज। अगर उससे आपको फर्दर पीरियड चाहिए तो देन उसके लिए आपको परमिशन जो है मांगनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट। ये मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हम एलसी के बीच अनड्रॉन बैलेंस छोड़ते हैं। उसका पर्पस हमारा क्या रहता है कि अगर हमारे कल को कुछ डिफरेंसेस निकल के आते हैं, हमारा गुड्स डैमेज हो जाता है, हमारा प्राइस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंपोर्टर को कुछ दिक्कत आ जाती है, उन सारी चीजों को एक उसके लिए एक कंटिजेंसी या एक प्रोविजन बना के हम चलते हैं एंड उसके लिए हम सारी अमाउंट एलसी से कभी विड्रॉ नहीं करते, हम कुछ पार्ट जो है छोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब ये जो अनड्रॉन बैलेंस होता है इसके अगेंस्ट भी आपको बैंक फाइनेंस कर सकता है, ये हमने डिस्कस करा था। एंड ये भी हमने डिस्कस करा था कि जब भी बैंक अनड्रॉन बैलेंस के ऊपर आपको फाइनेंस करेगा तो इट विल ऑलवेज बी अ अनसिक्योर्ड फाइनेंस, ठीक है ना। बैंक जो है जब भी अनड्रॉन बैलेंस के ऊपर फाइनेंस करेगा तो बैंक अपने रिस्क के ऊपर कर रहा है तो दे विल, एंड इट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड फाइनेंस, तो बैंक क्या करेगा? बैंक विल चेक योर क्रेडिट वर्दीनेस, आपका पिछला बैंक के साथ रिकॉर्ड कैसा, वो सारी चीजें बैंक जो है वो चेक करके आपको
फाइनेंस करेगा। एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जो गवर्नमेंट से रिसीवेबल है अगर उसके अगेंस्ट भी हम एडवांस करें देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट से कुछ सॉरी स्कीम या इंसेंटिव में कुछ भी अमाउंट रिसीवेबल होती है तो उसके अगेंस्ट अगर एडवांस मिलता है तो दैट इज ऑल्सो अ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, ये सिक्योर्ड रहता है बिकॉज बैंक ने क्या करा है, बैंक को पता है कि गवर्नमेंट से आपको पैसे मिलने हैं एंड बैंक उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंस कर रहा है, राइट। लेकिन एक कंडीशन में गवर्नमेंट से हमारे जो भी रिसीवेबल रहते हैं उसके अगेंस्ट भी हमें एडवांस मिलता है। जैसे गवर्नमेंट से हमारे क्या क्या रिसीवेबल हो सकते हैं हमने डिस्कस करा है, लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया या कुछ भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव है या प्राइस डिफरेंसेस के अगेंस्ट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें गारंटी करती है कि जो भी प्राइस डिफरेंस है गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट। इस तरह के कुछ भी अगर रिसीवेबल होते हैं उसके अगेंस्ट भी बैंक हमें एडवांस दे सकता है। अब नॉर्मली तो हमें ये गारंटी होती है कि गवर्नमेंट से आपको जो रिसीवेबल है वो मिल जाएगा एंड बैंक को रीपेमेंट हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये एडवांसेस को हम एक अनसिक्योर्ड नेचर का ही मानते हैं बिकॉज देयर इज नॉट टेंजिबल सिक्योरिटी है, राइट। तो ये अनसिक्योर्ड है, इसलिए जब भी गवर्नमेंट के रिसीवेबल के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा बैंक विल ऑलवेज आस्क यू फॉर सम अनदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, या आपका ऑलरेडी बैंक के साथ कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होना चाहिए या कुछ क्रेडिट लाइन आपकी बैंक के साथ होनी चाहिए इस केस में। ठीक है, इसकी सेटलमेंट या लिक्विडेशन कैसे होगी, जब भी आपको गवर्नमेंट से रिसीवेबल मिलेंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बैंक के लोन से एडजस्ट हो जाएंगे एंड ये लोन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स। हाँ जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप इसके अगेंस्ट एडवांस ले रहे हो तो आपको बैंक को ऑथराइज करवाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जब आपको रिसीव हो अमाउंट वो डायरेक्टली बैंक को मिल जाए। ठीक है, बैंक को ये अथॉरिटी आपको देनी होती है इस केस के एडवांस में ना। हमने ये 6 टाइप्स पढ़ लिया ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एंड आई गेस हमने कुछ न्यू तो डिस्कस नहीं करा इसमें, सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई थी एंड किसी ना किसी चैप्टर में। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल्स। क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है कि जब आपका बिल एक एक पर्टिकुलर अमाउंट में ड्यू था, एक पर्टिकुलर डेट को आपको उसको रिसीव होना था एंड वो चीज रिसीव नहीं हुई देन उस केस में हम क्या करते हैं, द अमाउंट अगर आपकी फॉरेन करेंसी में है उसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इन इंडियन रुपीज एंड उस कन्वर्जन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल। ठीक है, नॉर्मली अगर डिमांड बिल है तो नॉर्मल ट्रांजिट डिमांड बिल दैट इज पेबल ऑन साइट या पेबल ऑन डिमांड इस टाइप का अगर आपका बिल है तो उसमें नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के बाद अगर आपको रिसीवेबल नहीं हुई तब ओवरड्यू हो जाएगा। यूजेंस बिल है तो जब आपका जो भी क्रेडिट पीरियड आपको अलाउ किया गया उतने पीरियड तक अगर आपका रिकवर नहीं हुआ तो दैट विल बी योर ओवरड्यू बिल। एंड जब भी ओवरड्यू हो जाएगा तो अगर फॉरेन करेंसी में अमाउंट है तो हम उसको टीटी सेलिंग रेट दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट पे हम क्या कर देंगे, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देंगे ना। आपको अगर सेलिंग रेट और बाइंग रेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सेलिंग रेट इज द रेट एट विच जब आप बैंक से करेंसी कन्वर्ट करवाने जाओगे, आप बैंक से फॉरेन करेंसी खरीदने जाओगे, बैंक जिस रेट पे आपको सेल करेगा उस रेट को कहते हैं सेलिंग रेट। ठीक है, मींस आपके लिए एज अ कस्टमर आपके लिए क्या हो गया, करेंसी को खरीदने का रेट एंड बैंक के लिए क्या हो गया, करेंसी को बेचने का रेट। ठीक है, एंड यही अगर आप बैंक के पास करेंसी लेकर जा रहे हो, फॉरेन करेंसी बैंक को बेचने जा रहे हो आप एंड बैंक जिस रेट पे खरीदता है आपसे करेंसी उस रेट को क्या कहते हैं, बाइंग रेट। ठीक है, मीन्स सेलिंग रेट मीन्स जिस रेट पे बैंक आपको सेल करेगा एंड बाइंग रेट मीन्स जिस रेट पे बैंक आपसे खरीदेगा। सेलिंग रेट को हम आस्क रेट भी बोलते हैं एंड बाइंग रेट को हम बिड रेट भी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सेलिंग रेट हमेशा कम, बाइंग रेट हमेशा कम रहेगा एंड सेलिंग रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, राइट। कि जब भी आप करेंसी बेचने जाओगे मीन्स बैंक को हमेशा इस केस में फायदा होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बाइंग एंड सेलिंग रेट का। तो जब भी आपके फॉरेन करेंसी में लोन होता है बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा। सेलिंग रेट उस दिन का जिस जिस भी दिन आपका ओवरड्यू होगा उस दिन के सेलिंग रेट से बैंक क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एंड जो भी कैंसिलेशन का या जो भी स्वैप की कॉस्ट पड़ी है वो सारी किसको पड़ेगी, एक्सपोर्टर को पड़ेगी कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है
that is rediscounting of export bills abroad. रीडिस्काउंटिंग मीन्स कि बिल्स ऑलरेडी आपके डिस्काउंटेड हैं, अब उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक फर्दर रीडिस्काउंटिंग कर रहे हैं अब्रॉड में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइप ऑफ फाइनेंस में क्या क्या होता है। सो एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम में क्या होता है कि आप एज ए एक्सपोर्टर आप अपने बैंक के पास जा रहे हो अपने बिल को डिस्काउंट करवाने। नाउ बैंक के पास भी एक रिसीवेबल खड़ा हो गया एंड बैंक को भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए अपनी पोजीशन को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर करने की, उसके लिए क्रेडिट लेने की। तो बैंक उस ऑलरेडी डिस्काउंटेड बिल को फॉरेन मार्केट में दोबारा से डिस्काउंट करवा सकता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रीडिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। नाउ हाउ डज दिस वर्क? आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर के पास रिसीवेबल है लेट्स से यूएसडी 1000। ओके, नाउ इसने क्या करा, अपने बैंक से इस चीज को डिस्काउंट करवाया, बैंक ने मान लो 10% पे डिस्काउंट कर दिया, मीन्स बैंक ने इसको कितना पे कर दिया, 900 यूएसडी बैंक ने इसको पे कर दिया। अब बैंक के पास कितने रिसीवेबल है, $1000 रिसीवेबल है। बैंक क्या करेगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बैंक किसी फॉरेन बैंक से अपना इस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल अब्रॉड। ठीक है, रीडिस्काउंटिंग क्या हो गया कि ऑलरेडी बिल डिस्काउंटेड है, आप उसको दोबारा से डिस्काउंट करवाने जा रहे हो एंड अब्रॉड मीन्स आप अपने कंट्री के बैंक से नहीं करवा रहे हो, आप फॉरेन कंट्री से करवा रहे हो। नाउ ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फॉरेन कंट्री से फाइनेंस लेने के पीछे हमारे हमेशा दो पर्पस होते हैं, to take benefit of two things. First was the rate of interest because there is a difference in rate of interest. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस जो है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होते हैं, उनके डिफरेंसेस का बेनिफिट लेने के लिए एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस का बेनिफिट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अब्रॉड से अपने बिल को डिस्काउंट करवाते हो या अब्रॉड से आप हमेशा फाइनेंसिंग लेने की कोशिश करते हो। ओके, तो इसी सिमिलर रीजन से ये बैंक भी है जो फॉरेन जा सकता है अपनी पोजीशन को हेज करने, स्पेकुलेट करने, या हो सकता है उसको एक्चुअली फंड्स की नीड हो। ओके, किसी भी पर्पस के लिए बैंक जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंस करवाने। नाउ एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी हर एक करेंसी में, हर एक फॉरेन करेंसी में जो है अवेलेबल है आपको। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप एक्सपोर्ट बिल को रीडिस्काउंट करवाने जाओगे तो आपको सिर्फ 180 डेज तक के बिल के रीडिस्काउंट करा जाएगा, उससे ज्यादा का बिल आपका जो है रीडिस्काउंट नहीं करेंगे करंटली इन एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि अगर एडी दैट इज द ऑथराइज डीलर जिसने आपका बैंक जो आपका बिल जो है डिस्काउंट करा था, वो अगर जा रहा है फॉरेन की मार्केट से बिल को रीडिस्काउंट करवाने, वो किसी भी फॉर्म में उसको रीडिस्काउंट करवा सकता है। चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट लेके उसको रीडिस्काउंट करवा ले कि उसको एज अ सिक्योरिटी देके बाहर से उसने क्रेडिट ले लिया, या बैंक से एक्सेप्ट एक बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी की उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको पे कर दूंगा, राइट, क्या मुझे इसके अगेंस्ट दे दो, इस पर्सन से रिकवर करके मैं आपको पे कर दूंगा, अगर उसने नहीं करा देन आई विल पे। किसी भी तरीके से बैंक जो है फॉरेन से फाइनेंस ले सकता है। नाउ ये जो 10% था, 1000 का बिल 900 में उसने खरीद लिया, मीन्स 10% इज व्हाट, द डिस्काउंट रेट। नाउ व्हेन दिस बैंक विल गो इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड वो किसी बैंक को बेचने जाएगा, जिस रेट पे ये बैंक खरीदेगा, द सेकेंड बैंक इन आर ट्रांजेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीडिस्काउंटिंग रेट। ओके, तो रीडिस्काउंटिंग रेट क्या हो सकता है, रेट्स लिंक्ड टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट एट पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मीन्स कोई भी आपका उस टाइम पे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के जैसे भी रेट चल रहे हैं या जिस स्टेज में आपका फाइनेंस हो रहा है उस स्टेज में नॉर्मल इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है, उस रेट पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रीडिस्काउंट हो सकता है। तो आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा कि रीडिस्काउंट होता क्या है एंड सेकेंडली रीडिस्काउंट करने का पर्पस क्या है, एंड थर्ड हमने ये भी देख लिया कि रीडिस्काउंट का रेट क्या रहेगा। नाउ फर्दर वी विल स्टडी कि स्प्रेड क्या रहेगा। नाउ स्प्रेड मैंने आपको पहले भी समझाया कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट,
जिस रेट पे आप बोरो कर रहे हो एंड जिस रेट पे आप फर्दर लेंड कर रहे हो उसका डिफरेंस आपका स्प्रेड है। स्प्रेड इन सिंपल टर्म्स आप प्रॉफिट भी मान सकते हो, क्योंकि आप खुद जब लोन लेने जाओगे आप कम रेट पे लोन लोगे, लेट से आप 3% पे लोन लेके आए हो इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन जब आपने फर्दर लोन देना है आप दे रहे हो 12% पे, तो इनका डिफरेंस 9%। व्हाट इज दिस इज स्प्रेड, जो कि बेसिकली आपका प्रॉफिट है एक तरह से। तो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज कम्प्लीटली योर डिस्क्रिप्शन, आपको जितना प्रॉफिट चाहिए आप उतना ले सकते हो, ठीक है। नाउ रीडिस्काउंटिंग ऑन विदाउट रिकॉर्स बेसिस, ठीक है। दो तरह की डिस्काउंटिंग होती है, विद रिकॉर्स, विदाउट रिकॉर्स। विद रिकॉर्स क्या होता है कि अगर मैं आपसे बिल खरीद रही हूँ, राइट, आपका 1000 रुपए का बिल है, मैंने 900 में खरीद लिया, एंड मैं कल को आपके बायर से पैसे लेने जाऊंगी, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपके पास वापस आ सकती हूँ कि आपके बायर ने पैसे मुझे नहीं दिए, आप मुझे अब पैसे दो। आपसे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, पूरे 1000 ही मिलेंगे। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रहा देन आई विल गिव इट इन राइटिंग ताकि बेटर क्लियर रहे। दिस इज एक्सपोर्टर, दिस इज इम्पोर्टर एंड दिस इज द बैंक। एक्सपोर्टर ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है, 1000 का बिल 900 में डिस्काउंट कराया। अब जब बिल ड्यू हो गया, बैंक गया इम्पोर्टर के पास पैसे मांगने, अब इम्पोर्टर ने पैसे नहीं दिए, बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा एक्सपोर्टर को कि आपके बायर ने तो पैसे मुझे नहीं दिए, अब आप मुझे पैसे दो, एंड एक्सपोर्टर बैंक को कितने पैसे देगा, 1000 रुपए पूरे ही देगा बैंक को। ओके, दिस इज कॉल्ड अ बिल डिस्काउंटेड ऑन विद रिकॉर्स बेसिस। विद रिकॉर्स मीन्स मैं आपके पास वापस आ सकता हूं अगर कल को मुझे रिकवर नहीं होता है, राइट। दूसरा क्या होता है, विदाउट रिकॉर्स। विदाउट रिकॉर्स क्या, कि मैंने आपसे बिल खरीद लिया, अब बिल की रिकवरी का जो सारा रिस्क है वो मेरा है। अब नॉर्मली ये हमें क्लियर हो गया ना कि बिल का रिकॉर्ड्स और विद रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स में मेन डिफरेंस क्या है, रिस्क का डिफरेंस है। विद रिकॉर्ड्स में रिस्क कम है, विदाउट में ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे डिस्काउंट रेट भी वेरी करते रहते हैं, ठीक है। अगर आपका विदाउट रिकॉर्स है तो एक्सपोर्टर को क्या होता है उस केस में, एक्सपोर्टर की लिमिट जो है रिस्टोर कर दी जाती है साथ ही, ठीक है ना। एडी जो है, अगर एडी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे रहा है मींस, एक होता है ऑथराइज डीलर बाहर से पैसे लेने जा रहा है, एक है कि ऑथराइज डीलर बाहर एक्सटेंड कर रहा है क्रेडिट, तो उस केस में वो फॉरेन करेंसी के लिए अपने क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकता है। उसके पास ईएफसी के बैलेंस पड़े होंगे, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी के बैलेंस पड़े होंगे, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के बैलेंस पड़े होंगे, वो उन सबको यूज कर सकता है अगर उसको बाहर क्रेडिट देना है। नेक्स्ट इज की, अगर आप एक्सपोर्ट बिल री डिस्काउंटिंग के ट्रांजेक्शन में एंटर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आरबीआई से कोई प्रायर परमिशन की एज नीड नहीं होती है। तो ये हमारा टॉपिक था एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने सारा चैप्टर डिस्कस कर लिया, प्री शिपमेंट भी एंड पोस्ट शिपमेंट भी, तो उससे हम क्या फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर के पास फाइनेंसिंग के क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने क्या देखा, प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट आप रुपीज में ले सकते हो, राइट। आप प्री शिपमेंट रुपीज में ले सकते हो, आप पोस्ट शिपमेंट जो है फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो एक्सपोर्ट बिल रिडिस्काउंट करवा के, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, प्री शिपमेंट आप फॉरेन करेंसी में ले सकते हो, दैट इज पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, एंड पोस्ट शिपमेंट भी आप फॉरेन करेंसी में ले सकते हो। तो आपको आप इन तीनों में कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, या आप फुली आईएनआर में रह लो, या एक पार्ट रुपीज में कर लो, एक फॉरेन करेंसी में, या दोनों फॉरेन करेंसी में कर लो, दैट इज सोनली योर डिस्क्रिप्शन। और इसमें आप क्या देखोगे कि आपका रिस्क प्रीमियम कितना है, आपका एक्सपोजर कितना है टू फॉरेन करेंसी, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हुए आप अपना डिसीजन जो है इसमें ले सकते हो कि आपने किस टाइप के क्रेडिट में जाना है। सो विद दिस आवर चैप्टर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज ओवर।